हाय एवरीबॉडी, आफ्टर गैमा फंक्शन हियर कम्स द बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन का एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हमको बीटा फंक्शन का जो मेन फॉर्मूला है वो हमको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा फंक्शन इज गिवन बाय द सिंबल बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। गैमा फंक्शन में अब हमारे इंटीग्रेशन के लिमिट्स थे 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बीटा फंक्शन में लिमिट्स है 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx। तो एक हमारा है x और उसी x को माइनस किया है 1 में से, एक की पावर को रिप्रेजेंट किया है m-1 से और एक की पावर को रिप्रेजेंट किया है n-1 से। जब ये फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाता है, लिमिट्स ये आ जाती है, उसके बाद में वी कैन से दैट इट इज़ बीटा m कॉमा n। तो इसको जैसे हमने गैमा फंक्शन, तो आपको इसके लिए देखना ही है, बीटा फंक्शन के लिए गैमा इज़ कंपलसरी। सो गैमा फंक्शन देखने के बाद, दोनों उसके टाइप्स देखने के बाद में ये फंक्शन आपको तभी समझेगा। गैमा फंक्शन का आपने सेकंड टाइप देखा होगा, और सेकंड टाइप में जैसे हम लोग को जो प्रॉब्लम गिवन था, वो प्रॉब्लम को हमको इस इंटीग्रेशन में फिट करना था, उस वाले इंटीग्रेशन में। तो वैसे ही इसको हमको फिट करना है ये वाले इंटीग्रेशन में, उसके अकॉर्डिंग हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, जैसे गैमा फंक्शन में किया था वैसे ही बीटा फंक्शन में। नाउ जैसे गैमा की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो उसके फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने गैमा के, वैसे ही बीटा की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी, बीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गैमा बाय द फॉर्मूला गैमा m गैमा n अपॉन गैमा m प्लस n। यानी कि जब हमारा ये इक्वेशन सॉल्व करके बीटा के फॉर्म में आ जाएगा, तो बीटा के जो वैल्यूज़ दी जो भी यहाँ पे होगी 2,3 या फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, वो यहाँ पे हमको m और n की जगह पे पुट करना है, और बीटा को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग गैमा फंक्शन। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि गैमा फंक्शन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ आफ्टर दिस, बीटा m कॉमा n के इंटीग्रेशन के भी डायरेक्टली ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान में रखना है 0 to इन्फिनिटी। अब इसके 3 फॉर्मूला है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ, ये आपको ध्यान में रखना है 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, और तीसरा फॉर्मूला में ध्यान में रखना है 0 to 1। 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी लिमिट है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तीनों केसेस में डिनोमिनेटर हमको याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। ये मैं तरीका बता रही हूँ आपको फॉर्मूला याद रखने का, जैसे मैंने याद रखा है। सो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे न्यूमरेटर हो सकता है x की पावर हम लोग m-1 भी रख सकते हैं, x की पावर n-1 भी रख सकते हैं, और दोनों को ऐड करके x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1। इस तरीके से आपको ये 3 फॉर्मूला याद में रखना है। देखो तीनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n m प्लस n। पे न्यूमरेटर m-n है पावर x की, और x की पावर n-1, और दोनों को हम लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे लिमिट्स चेंज है, क्योंकि इन दोनों की लिमिट्स है 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब एडिशन फॉर्म में लिखेंगे तो 0 to 1। इसके बाद और एक आखिरी फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n। जो आखिरी फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n कैन बी गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्योंकि थीटा के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट किया गया है, तो थीटा की लिमिट से 0 to 90 डिग्री, दैट इज π/2। 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे रहेगा साइन, इस फॉर्मेट में ध्यान में रखो, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये ध्यान में रखने के बाद में हमको सिर्फ साइन की पावर करना है 2m-1, कॉस की पावर करना है 2n-1। अगर ऐसे तरीके से आप ध्यान में रखोगे तो आपको जल्दी इस मतलब फॉर्मूले जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। 2 बाहर निकालना है थीटा के फॉर्म में 0 to π/2, एक बार साइन थीटा एक बार कॉस थीटा, साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1, विच अगेन गिव्स बीटा m कॉमा n। सो इतने ही फॉर्मूले हैं बीटा फंक्शन में। अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। सो वी हैव टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, और गिवन प्रॉब्लम के लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था वो हमको लिखना है सबसे पहले।
सो यहाँ पे हमको दिख रहा है लिमिट्स है 0 to 1 जो यहाँ पे नहीं है। देन हमको दिख रहा है एक ही x और 1 माइनस एक्स, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा रहेगा अगर वो x है तो 1 माइनस एक्स ही होना, dx ही होना। अगर वो z है 1 माइनस जेड dz। अगर वो हम लोग t पुट करते हैं तो t 1 माइनस टी dt। इस फॉर्मेट में ही हमको आना चाहिए जब भी हम लिख सकते हैं बीटा m कॉमा n के फॉर्म में। सो नाउ फर्स्ट जो इसकी स्टेप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो भी पावर वाली टर्म है, जैसे अंडर रूट में है या फ्रैक्शनल पावर है या जो भी जिसमें ब्रैकेट आती है, हम लोग अंडर रूट में ये टर्म है एक्स क्यूब तो हम लोग ब्रैकेट नहीं दे सकते, तो आपको ऐसे याद रखना है कि अंडर रूट में जो टर्म आ रही है या किसी की पावर वाली जो टर्म है उसमें से हमको कांस्टेंट बाहर निकालना है। अब इस केस में अंडर रूट 3 हमारा निकल गया बाहर और इस अंडर रूट में 3 की जगह आ जाएगा 1 और x की जगह आ जाएगा x अपॉन 3। क्यों? क्योंकि x में से 3 बाहर तो नहीं निकलेगा, इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको। देन 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 ये जो है वो कांस्टेंट था 0 to 3 एक्स क्यूब। अब बेसिकली इस रूट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ब्रैकेट की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट यानी क्या होता है ब्रैकेट पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होता तो ब्रैकेट पावर क्या थी 1/3। सो यहाँ पे हमको ऊपर शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 1/x/3 की पावर हो जाएगी -1/2 dx। मतलब बेसिकली मैंने ब्रैकेट को ऊपर ला लिया। अब अगर मैं मेन फॉर्मूला से कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे x तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए था जो नहीं मिला है, और मुझे लिमिट्स चाहिए थी 0 से 1 जो यहाँ पर नहीं है। सो पुटिंग आपको वही चीज़ पुट करनी है x/3 इज इक्वल टू z। हमको वही चीज़ पुट करनी है जो ब्रैकेट में है और जो 1 के साथ माइनस में है। तो ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया था गैमा फंक्शन में e के पावर में माइनस छोड़ के जो भी दिखेगा उसको z पुट करने बोला था, वही प्रोसीजर यहाँ पे है। 1 के माइनस में जो भी दिखेगा ये वो हमको पुट करना है, t या z जो भी पुट करते हैं। ठीक है, हमने x/3 इज इक्वल टू z पुट किया, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो गया 3z। अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 dz/dx। देन dx अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 3 dz। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये मैं कर देती हूँ यहाँ पे पुट, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारी चेंज होती है लिमिट्स चेंज होती है, यानी व्हेन x इज 0 एंड व्हेन x इज 3। एक बार x की जगह 0 है, एक बार x की जगह 3 है। एक बार x की जगह 0 पुट किया तो z इज इक्वल टू भी क्या आ रहा 0। यहाँ पे पुट करके देखो 0/3 0, और जब x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 3/3 क्या हो जाएगा 1। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर सब्स्टिट्यूशन का एक बार आप देख लेना अगर आपको सब्स्टिट्यूशन समझा नहीं होगा तो। देन 0 की जगह लिमिट आ गई 0 एंड 3 की जगह लिमिट आ गई 1, एंड ये 1/√3 वैसे ही लिख दिया, एंड x इज इक्वल टू क्या था 3z। x की जगह क्या आ गया 3z आ गया, तो 3z की पावर कितनी हो गई क्यूब 1 माइनस z, क्योंकि x/3 को हमने z पुट किया है, पावर है -1/2, एंड dx की जगह कौन आ गया 3 dz। अब इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है 3 क्यूब और ये भी 3, यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई 4। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3 to the power 4 अपॉन √3 एंड 0 to 1 z की पावर हो गई यहाँ पे क्यूब, और 1 माइनस जेड की पावर हो गई -1/2 dz। अगर अभी कांस्टेंट पूरे बाहर निकालने के बाद अगर आप लिमिट देखते हैं फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हैं, सेम आई। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल और 1 माइनस वही वेरिएबल चाहिए था, और विद रिस्पेक्ट टू वही वेरिएबल हमको इंटीग्रेट करना था, सेम पूरा यहाँ के जैसे आ गया है। सो हमको निकालना है m और n की वैल्यू, ताकि मैं यहाँ पे बीटा में पुट कर सकूँ। सो z की पावर मतलब x की पावर m-1 थी, यानी कि m-1 इज इक्वल टू क्या थी 3 थी। तो अगर मैं रफ में करती हूँ तो मुझे पता चलता है m-1 इज इक्वल टू 3 है, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और ये पावर थी n-1 की। n-1 की पावर हमारी आई है -1/2, तो n इज इक्वल टू -1/2 +1।
विच गिव्स n इज इक्वल टू 1/2, यानी m और n की वैल्यू आ गई तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा m कॉमा n के फॉर्म में. नाउ 3⁴ अपॉन √3 और यहाँ पे बीटा हो गया m कॉमा n 4,1/2. देन हमारा बीटा का जो फॉर्मूला था बेसिक, जो गैमा फंक्शन के हिसाब से हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो हम लोग यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज़ गैमा m इंटू गैमा n अपॉन गैमा m प्लस n. सो यहाँ पे स्पेस कम है, इसको रब करके मैं बताऊँगी इसको सॉल्व कैसे करना है. इसके बाद तो वो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है जो यूजिंग गैमा फंक्शन किया गया है. ये आ गया था हमारा बीटा फंक्शन, जो पुट करके जो आंसर आया था वो ये आया था. अब इसको हमको पूरा सॉल्व करना है यूजिंग गैमा फंक्शन और उसके रूल्स. अब उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके 3⁴. अब 3 क्यूब यानी कि होता है 27 इंटू 3, और इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, और ये अपॉन का √3, एक √3 कैंसिल हो गया तो बेसिकली मुझे मिलेगा 27√3. तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 27√3. देन अब मुझे पता है कि गैमा 4 जो है गैमा n+1 इज़ n गैमा n फैक्टोरियल. ये दो फॉर्मूले उसके हैं. अब n+1 यानी 4 को मैं लिख सकती हूँ 3+1 यानी n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल हो गया वो, यानी कि इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज 6. गैमा 1/2 की वैल्यू हमारी फिक्स थी, दैट इज √π. तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा √π अपॉन, अभी गैमा 4 + 1/2, अभी 4 + 1/2 इज 4 2 + 1 9/2. अब 9/2 के अगर गैमा में आता है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 7/2 + 1. गैमा के फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ 7/2 + 1 करके मुझे 9/2 ही मिलने वाला है. और इस फॉर्मूला को मैं यूज़ करूँगी n गैमा n की प्रॉपर्टी, तो वो मुझे मिलेगा 7/2 गैमा 7/2. अब 7/2 गैमा 7/2. अब 7/2 को लिख सकती हूँ मैं 5/2 + 1. तो यहाँ पे मैं फिर से लिख सकती हूँ 5/2 + 1 को क्या लिख सकती हूँ 5/2 गैमा 5/2. 5/2 को लिख सकती हूँ 3/2 + 1. तो इस 5/2 को फिर से लिख सकती हूँ मैं 3/2 गैमा 3/2. फिर से 3/2 को स्प्लिट कर सकती हूँ 1/2 गैमा 1/2 में. तो ये हो जाएगा 1/2 गैमा 1/2 एंड गैमा 1/2 इज अगेन √π. ये √π कैंसिल हो गया, और ये पूरा कैलकुलेशन अगर कैलसी पे डालते हो √3 छोड़ के, √3 को हम लोग अगर छोड़ देते हैं और बाकी सब कैलकुलेशन अगर कैलसी पे डालते हैं, सो विल गेट 864 √3 अपॉन 35. सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर. ये तो आखिरी पार्ट पूरा सिंप्लीफिकेशन का था. मेन है कि आपको जो बीटा का मेन फार्मूला जो है 0 to 1 लिमिट वाला जो फार्मूला है, मेन फार्मूला है जो सबसे फर्स्ट लिखा के दिया था, उसके फॉर्म में हमको प्रॉब्लम को लाना है. और उसकी सबसे इजी मेथड बताई थी मैंने कि जो भी फ्रैक्शनल पावर में या अंडर रूट में, क्यूब रूट में या फिर ब्रैकेट में दिखता है उसमें से वो कांस्टेंट हमको बाहर निकालना है. और जो बची हुई x की टर्म रहेगी, जो x के अपॉन में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो टर्म को हमको t पुट करना है यानी कि z पुट करना है. कोई और वेरिएबल पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा. इसके और प्रॉब्लम्स है, इसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखिए बीटा फंक्शन के. इसी मेथड से जाके कांस्टेंट बाहर निकाल के आपको आ जाएगा. और सिर्फ जो आखिरी पार्ट है गैमा का, उसमें आपके फॉर्मूला कंफ्यूज हो सकते हैं. जैसे इसमें स्प्लिट हुआ, +1 के फॉर्म में स्प्लिट हुआ, कुछ में नहीं होता, कुछ में वो गैमा का साइन वाला जो फॉर्मूला था π/sin nπ, वो वाला फॉर्मूला यूज़ होता है. सो गैमा फंक्शन के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखो. डिफ़िकल्टीज आती है तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट बॉक्स में डालो. एंड वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालना. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकॉन प्रेस करिए. लेक्चर में मिलते हैं जल्दी ही. बाय.